जय हिंद स्टूडेंट्स। जियोपॉलिटिक्स की सीरीज़ में सेकंड नंबर का जो टास्क है अभी करंट अफेयर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, नाम है चाइना ताइवान का इशू। आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो गया, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में ताइवान और चाइना की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 होने के भी आसार दिख रहे हैं। तो आगे चलने से पहले दोनों कंट्रीज़ की थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं। देखो, जैसे तुमको पता है कि चाइना तो मैंने आपको बता रखा है ना, कब आज़ाद हुआ था, 1 अक्टूबर 1949 को आज़ाद हुआ था। ताइवान का थोड़ा सा केस अलग है, इसकी राजधानी ताइपाई है, इसका थोड़ा सा केस अलग है। देखो, 1895 से पहले नाम इसका ताइवान नहीं था, इसका नाम था फार्मोसा, रिपब्लिक ऑफ फार्मोसा। 1895 में जापान ने क्या किया कि उसके पास तेलों के खदानों की कमी होने लगी, तो अगल बगल के मंगोलिया जितने भी राज्य थे वहाँ जा जाके अपने तेल के कुएँ खोदने लगा, और उसने भी विस्तारवाद की नीति अपनाई। और उस वक्त चाइना के ऊपर क्विंग डायनेस्टी यानी मंचू डायनेस्टी राज करती थी। तो 1895 तक ताइवान एक अलग कंट्री था और उस कंट्री को राज करने वाला जापान आ गया, और जापान ने ताइवान को 1895 से लेके 1944 तक राज किया। अब 1944 में जैसा पता ही होगा आप लोगों को कि वर्ल्ड वॉर 2 हैपन हो गई, जिसकी वजह से हिरोशिमा नागासाकी में बिग मैन और फैट बॉय नाम के बम फेंके गए अमेरिका द्वारा, जिसके बाद अमेरिका ने जापान को बिल्कुल एक नॉर्मल कंट्री बना दिया और उसने ये कहा कि अब तुम अपनी आर्मी वापस नहीं रख सकते हो, जिसकी वजह से आज भी जापान के पास अपनी आर्मी नहीं है, अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। अब जापान के कंट्रोल से जब ताइवान हटा तो अमेरिका ने इस ताइवान की पूरी जो जिम्मेदारी थी वो किसको दे दी, चाइना को दे दी। तो चाइना ने कंटिन्यू बेसिस पर इसको एज अ वन चाइना पॉलिसी के थ्रू अपने देश का एक हिस्सा माना, लेकिन 1971 में कुछ आपसी रंजिशों की वजह से वर्ल्ड लेवल पर ये दोनों कंट्रीज़ अलग हो गई, और तब से ताइवान को कोई भी कंट्री अपने अंडर नहीं मानती। मतलब कि इंडिया वर्ल्ड की सिर्फ 14 या 15 कंट्रीज़ ही हैं जो ये मानती हैं कि ताइवान एक कंट्री, अदरवाइज सब के सब ये चाइना का एक हिस्सा मानती हैं, क्योंकि चाइना वन चाइना पॉलिसी अपनाता है, जिसके थ्रू मकाऊ हो गया, हांगकांग हो गया, ताइवान हो गया, ये सारे की सारी चीज़ें चाइना के अंडर आती है। अब आगे का केस का सिनेरियो क्या है, इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी डाउट किसी तरह का ना हो। देखो, ये जो लेडी तुमको दिख रही है ना, इसका नाम है नैन्सी पेलोसी, और ये जो नैन्सी पेलोसी है ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अमेरिका का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसकी हेड है। मतलब क्या, देखो छोटा सा एग्जाम्पल है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको समझ लो। इंडिया में क्या होता है, पार्लियामेंट होता है, और उस पार्लियामेंट के क्या होते हैं, 2 हिस्से होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, राइट। बट अमेरिका में यही चीज़ बदल जाती है। अमेरिका में ये पार्लियामेंट की जगह कांग्रेस आता है, और इस कांग्रेस के अंदर 2 होते हैं, एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक होता है हाउस ऑफ सेनेटर्स। इसमें टोटल 435 सीट होती हैं और इसमें टोटल 100 सीट होती है। 50 इनके स्टेट्स होते हैं, तो इसी वजह से हर स्टेट से 2-2 रिप्रेजेंट होते हैं। अब ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के लोकसभा का है, और ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसी की हेड है ये नैन्सी पेलोसी, तो इसका मतलब एक अच्छा पोजीशन होल्ड करती होंगी। इन्होंने 2 अगस्त को डिसाइड किया कि क्यों ना ताइवान विजिट करके आ जाए। बस यही प्रॉब्लम थी कि ये ताइवान गई और ताइवान में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि देखो अमेरिका और ताइवान के बीच में क्या इशू है ये आगे चल के समझेंगे इसी स्लाइड में। अभी बेसिक सा फंडा इतना समझो कि देखो 1949 में ताइवान को किसके अंडर डाल दिया गया, चाइना के अंडर डाल दिया गया। 1971 में यूएनओ ने कह दिया कि ताइवान और अमेरिका एक ही कंट्री हैं, लेकिन ताइवान को अनऑफिशियली अमेरिका कहता रहा कि तुम अलग कंट्री हो, अनऑफिशियली। तो यार ये तो अमेरिका का क्या हो गया कि 2 पासे फेंक रहा है, एक तरफ कह रहा है ताइवान चाइना का हिस्सा है, दूसरी तरफ कह रहा है चाइना क्या है, एक अनऑफिशियल, ताइवान क्या एक अनऑफिशियल कंट्री है। बस यहीं से इसके स्टेटस पे सवालिया धब्बा निशान पड़ गया कि ताइवान एक कंट्री है कि नहीं है। ये सब अमेरिका ने किया है, आगे समझो। अब जो ये ताइवान है, प्रॉब्लम चाइना को क्यों है, देखो चाइना को इसलिए प्रॉब्लम है कि चाइना को ये लगा कि अगर ताइवान 1971 तक तो ताइवान को एक ही कंट्री माना गया। ताइवान उसके बाद कहता रहा कि मैं खुद एक अलग कंट्री हूँ, लेकिन वर्ल्ड की किसी इकोनॉमी ने इसको अपनी कंट्री नहीं माना। 1971 के बाद चाइना ने ताइवान में इन्वेस्ट करना चालू किया और बहुत पैसा लगाया, लेकिन आज अगर उसी इन्वेस्ट करने के बाद आज ताइवान एक बहुत ही ग्रोन अप कंट्री हो गई, और ताइवान को कैप्चर करने के लिए चाइना कभी भी अग्रेसिव मोड पर आ सकता है। तो उसके आगे सबसे बड़ा जो रौड़ा पड़ रहा है वो कौन सा पड़ रहा है, अमेरिका पड़ रहा है। बस यही प्रॉब्लम है, चाइना ये चाहता है कि ताइवान का सपोर्ट अमेरिका बिल्कुल भी ना करे, ताकि ताइवान को आगे चल के फ्यूचर में अपने अंडर लाया जा सके। क्यों लाया जा सके उसका अलग अलग रीज़न है, वो भी समझाता हूँ आगे। अब थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लो कि चाइना और ताइवान की प्रॉब्लम स्टार्ट होती कहाँ से, इसको भी समझ लो। देखो 2 नेता थे, जब अगर तुम इनका देखोगे
तो ये इतना बड़ा चाइना और ये जो है ताइवान, अब इन दोनों की डिस्टेंस जो है 160 किलोमीटर है बस। अब ये जो ताइवान है इसके अंदर जापान ने राज किया, बताया था 1944 तक, लेकिन 1944 के बाद जब ये दिया गया चाइना को, तो चाइना में दो लोगों की बिल्कुल सरकार बनी, क्योंकि 1945 से लेकर 1949 तक इनके अंदर कोल्ड वॉर चला। तो कोल्ड वॉर के जो सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे सियांग काई शेक, जो कि ताइवान के हेड थे, और माओ जेडोंग जो थे वो चाइना के हेड थे। अब जो माओ जेडोंग थे वो ये चाहते थे कि चाइना में कम्युनिज्म आ जाए, और ताइवान वाले जो हेड थे सियांग काई शेक ये चाहते थे, ये वाले जो थे ये चाहते थे कि किसी तरह ताइवान में डेमोक्रेसी आ जाए, और इन दोनों में लड़ाई होने लगी। लेकिन 1949 में जीत किसकी होगी? माओ जेडोंग की होगी, और कम्युनिज्म की सरकार बन गई कहाँ पर? चाइना में। लेकिन इसी चीज़ को देखकर ये उड़ के चले गए तवांग में, और चाइना का मेन लैंड क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। जब ताइवान का मेन लैंड छोड़ दिया गया और तवांग ताइपाई चले गए, और ताइपाई में जाके उन्होंने अपनी एक सरकार बनाई, तब से चाइना ने इसको इग्नोर कर दिया कि चलो ये कंट्री है तो हमारे अंडर, हम कुछ नहीं करते। लेकिन 1971 तक बहुत सारी कंट्रीज़ ने ताइवान को हमेशा चाइना का हिस्सा दिया और चाइना के अंडर ही रहने की सहूलियत भी दी। लेकिन 1971 में ताइवान ने अपने आप को एक नई कंट्री बनाने की कोशिश करी, जिसकी वजह से 15 से 16 लोग ही कंट्रीज़ जो हैं वही ताइवान को एक कंट्री मानती हैं। आगे चलो। अब 1970 तक जो शेख थे उनके बेटे ने सरकार चलाई, लेकिन 2000 में ये नए प्रेसिडेंट बने, और प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने क्लियरली बोल दिया इस चीज़ को कि भाई जो भी सरकार बनेगी वो ताइवान को एक कंट्री बना के खड़ी करेगी, और वो चाइना के सीधा एंड पे आ गए कि अब हम चाइना के साथ नहीं है, क्योंकि चाइना वन चाइना पॉलिसी अपना रहा था। चाइना चाह रहा था कि वन चाइना पॉलिसी के अंडर ये हमारे अंडर आ जाए, और इन्होंने इस बात का बिल्कुल खंडन किया, जिसकी वजह से ताइवान और चाइना के रिलेशन फिर से प्रॉब्लमेटिक शुरू हो गए। इनको फादर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। अब स्टेटस क्या है ताइवान का? ताइवान का स्टेटस ये है कि 1971 के बाद से सिर्फ 10 to 15 कंट्रीज़ ही इसको क्या मानती हैं कि एक कंट्री, अदरवाइज सब लोग इसको चाइना का हिस्सा मानते हैं। तो अभी करंट स्टेटस ये है कि ये जो 1979 के बाद से ताइवान जो है वन चाइना पॉलिसी के अंडर ही इसके अंडर आता है। ये स्टेटस है चाइना का, ताइवान का। अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? देखो ये जो लेडी आपको दिख रही है ना, इनका नाम है MS साई। अब ये जो साई मैम है, ये 1991 में इन्होंने, जैसे नैन्सी पेलोसी को चाइना से हमेशा प्रॉब्लम रही, वैसे इनको भी चाइना से प्रॉब्लम रही। ये चाहते थे कि ताइवान कभी भी चाइना के अंडर ना आए। तो 1991 में इन्होंने PhD करी अमेरिका से और वापस डेमोक्रेसी में आई, और उन्होंने पॉलिटिक्स पे अपना राज्य चालू किया। तो 1991 से लेकर बहुत सारे चुनाव जीते, लेकिन सारे के सारे हार गए। 2016 में ये फिर से प्रेसिडेंट बनी, और 2020 में ये अनडिफीटेड, मतलब सबसे ज़्यादा वोटर्स ने इनको वोट दिया, और ये फिर से प्रेसिडेंट बन गई। और जैसे ही ये प्रेसिडेंट बनी, इन्होंने क्लियरली ये कह दिया कि अब ताइवान अपनी खुद की रणनीति अपनाएगा, और ताइवान USA की मदद भी लेगा, और ताइवान अब खुद एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा। अब यहाँ पर चाइना को क्लियरली दिख रहा था कि 1971 से लेकर 2000 तक इतना पैसा इन्वेस्ट किया, और आज ताइवान हमसे अलग जा रहा है। इसी वजह से चाइना को दिक्कत हो रही है कि चाइना को ये लग रहा था कि वन चाइना पॉलिसी फॉलो करेगा, और इसने वन चाइना पॉलिसी फॉलो नहीं करी। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने 1971 में ऑफिशियली तो ये कह दिया कि ताइवान चाइना का हिस्सा है, लेकिन अनऑफिशियली ताइवान को कह रहे हो तुम अपना काम करो, हम तुम्हारे सपोर्ट में। तो इसी बस प्रॉब्लम की वजह से आज ताइवान और चाइना के बीच में इशू चल रहा है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, लेटर दैट ईयर, उसी दिन इम्प्लीमेंटेड अ नेशनल। अब इसको भी समझो। देखो चाइना के पास बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी, मतलब मकाऊ हो गया, हांगकांग हो गया। 1997 तक मकाऊ और जो हांगकांग है, ये जो कंट्रीज़ हैं ये चाइना की बाउंड्री लाइन पर है, और दोनों की दोनों कंट्रीज़ 1997 तक ब्रिटिश सरकार चलाती थी। 1997 के बाद हांगकांग और मकाऊ दोनों ने चाइना के अंडर शरण ले ली, और वन चाइना पॉलिसी के तहत ये कहा कि देखो हम चाइना के अंडर रहेंगे, लेकिन रूल्स रेगुलेशन अपने लगाएंगे। और ये आपको जान के हैरानी होगी कि हांगकांग और मकाऊ की तरह ही ताइवान को भी ऑफर दिया गया, लेकिन ताइवान ने ये बात नहीं मानी। अब हांगकांग और मकाऊ के लोग चाइना का पूरा सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन ताइवान के सपोर्ट में ज़्यादा, जो साई मैडम उनके सपोर्ट में ज़्यादा रहते हैं। तो जब ये जीती तो यहाँ के कुछ लोगों ने वहाँ पर बहुत जश्न मनाया कि अब चलो वहाँ पर ताइवान में डेमोक्रेसी मिली, ऐसे हमको भी मिल जाएगी। अब इसी वजह से वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया चाइना ने। इस बात को क्लियरली देख के, हांगकांग और मकाऊ के लोगों का डिसीजन देख के, ताइवान के लोगों को क्लियरली समझ में आ गया कि अगला एक्शन जो है हांगकांग और मकाऊ के बाद हमारे ऊपर ही आने वाला है, जिसकी वजह से ताइवान ने तुरंत इस मदद के लिए USA को कॉल किया, और USA ने इसका बहुत ही अच्छी तरह से जवाब भी दिया और मदद कर दी इसकी। चलो अब देखो, व्हाट डज द US हैव टू डू विद द चाइना ताइवान। अब US का क्या लेना देना भाई इससे, ये भी देख लेते हैं।
मैंने तुमको बता दिया, ऑफिशियली तो वन चाइना पॉलिसी मान रहा है, अनऑफिशियली कह रहा है ताइवान को छोड़ दो। अब ऐसा क्यों है इसको समझ लो भी थोड़ा सा। देखो तुम सबको पता है ना धरती गोल है, अब धरती गोल है तो यहाँ कहीं चाइना है, यहाँ कहीं वो ताइवान है, और यहाँ क्या है अमेरिका, क्योंकि धरती देखो गोल है। तो अगर मैप देखोगे तो यहाँ क्या है अमेरिका, अब बीच में पड़ता है पैसिफिक ओशियन। अगर चाइना को कोई भी मिसाइल दागनी है तो यहाँ पर है जापान, फिलीपींस करके पूरी लाइन है, तो उसको अटैक करने में दिक्कत होगी किसको, यूएसए को। लेकिन कल को ताइवान ले लिया तो ये जो रेड लाइन है ना ये हट जाएगा, डायरेक्ट अटैक कर सकता है, बस यही दिक्कत है। अमेरिका को यही प्रॉब्लम है कि ये लाइन ना चली जाए हमारे यहाँ से। अगर ताइवान आ गया, ताइवान आने के बाद फिर इसके हमारे हत्थे से सारी चीज़ चली जाएगी, बस यही प्रॉब्लम है। अब देखो तुम्हें और समझो, देखो ये चाइना है, ये देखो ताइवान छोटा सा, नॉर्थ कोरिया, जापान, ये पूरी लाइन है। जिस दिन इसने मिसाइल दागी, सीधी की सादी पूरी मिसाइल किस पे जाएगी, यूनाइटेड स्टेट्स पर। बस इसी कारणवश वो ताइवान को अपने अंडर करना चाहता है, कौन, अमेरिका। इसी वजह से अमेरिका पूरा सपोर्ट दे रहा है चाइना को, सॉरी ताइवान को। अब इंडिया का क्या स्टेटस देखो, इंडिया जब 49 में, जब इंडिया आज़ाद हुआ 47 में, तो 49 में जब चाइना आज़ाद हुआ तो उसके बाद से कंटिन्यूसली अमेरिका ने इंडिया को बार बार ऑफिशियल स्टैंड लेने के लिए कहा। तो इंडिया ने हमेशा स्टैंड लिया है कि वन चाइना पॉलिसी, और वो ये बात मानता है कि ताइवान किसका हिस्सा है, ताइवान जो है वो पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो चाइना का, ऐसा इंडिया मानता है। बट 2008 में एक नई फॉरेन पॉलिसी लगाई गई चाइना ने, जिसके तहत उसने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा कहा। बस यहीं से काम बदल गए। अब अनऑफिशियली इंडिया ये तो नहीं कहता कि भाई ताइवान चाइना का हिस्सा है, लेकिन ऑफिशियली वो लिख के दे देता है कि ताइवान को हम डिफरेंट कंट्री मानते हैं। इस वक्त इंडिया जो है एक बहुत ही शैलो ग्राउंड्स पे चल रहा है, इसी वजह से वो बड़े ध्यान से कदम ले रहा है। उसका स्टैंड इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल है, ना वो ताइवान के साथ है ना वो चाइना के साथ है। क्योंकि इंडिया का क्वाड में भी प्रॉब्लम चल रहा है, इंडिया ने रशिया का सपोर्ट किया, रशिया यूक्रेन में, इसकी वजह से यूएनओ में भी प्रॉब्लम चल रहा है। एक नया सिस्टम जो पेमेंट का है, यूपीआई आने वाला है, और जो वीज़ा सिस्टम को चेंज करने वाला है। तो बहुत सारी इस वक्त वर्ल्ड में पॉलिटिक्स चल रही है, जिसकी वजह से इंडिया का जो स्टैंड है, इसमें इंडिया का स्टैंड पूरा का पूरा न्यूट्रल चल रहा है। अब ताइवान का जो इशू है ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों तो पूरी दुनिया की दुनिया ताइवान के पीछे पड़ी है, और इंडिया का भी एक न्यूट्रल स्टैंड है। तो ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है? देखो, ताइवान वर्ल्ड की 60% जितनी भी चिप्स बनती है जो आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप में NVIDIA की पड़ती हैं, वो सब ताइवान बनाता है। और अगर ताइवान इस वक्त किसी चाइना या किसी वर्ल्ड वॉर में फंस गया तो पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर या जो भी चिप की शॉर्टेज है वो बढ़ सकती है, और ये कोई कंट्री कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि ताइवान में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल ट्रेड होता है इन सब चीज़ों का। तो सैमसंग, बड़ी बड़ी कंपनियां, एप्पल, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर सकते हैं। इसी वजह से ताइवान का जो इशू है ये एक इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट इशू है ये समझो। देखो, अगर चाइना किसी तरह यूएसए के सामने आता है तो इतने ज़्यादा कैटास्ट्रोफिक सिचुएशंस बन सकती हैं, यू कांट इमेजिन। ये वर्ल्ड वॉर 3 से भी ऊपर जाएगा, मतलब इतने पूरी कंट्रीज जुड़ जाएंगी, आप नहीं सोच सकते कि कहाँ तक चले जाए। शायद ये एंड हो जाए दुनिया का, ऐसा भी हो सकता है। ये वॉर बहुत बड़ी जाने वाली, क्योंकि कितने वेपन्स हैं, कितनी सारी चीज़ें। इसी वजह से ताइवान और चाइना का जो रिलेशन है इसको काफ़ी सेंसिटिव तरीके से संभालने की ज़रूरत होगी। इसमें हमको अमेरिका और ताइवान दोनों लोगों को काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, और तीनों लोगों को बैठकर एक मीटिंग के बाद एक अच्छा डिसीजन सोच के लेना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी ही सेंसिटिव मौका है। आई होप आपको चाइना और ताइवान का ये जो रिलेशनशिप है मैं समझाने में सफल रहूँगा। और किसी तरह का अगर डाउट है तो इसकी PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, जय हिंद।